नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्स से करवा रहे हैं जो हिमाचल के जाने माने बागवान हैं और उनके रूट उत्तराखंड से हैं, इसलिए अब वो उत्तराखंड के पौड़ी में सेब की गंगा बहा रहे हैं और उन्होंने वहाँ करीब 80 बाग लोगों के लगवाए हैं और सेब के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं। इन्होंने हिमाचल के जाने माने बागवान होने के कारण सारी टेक्नोलॉजी अब ये उत्तराखंड में ला रहे हैं। उत्तराखंड के बागवानों को सचेत जागरूक कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पौड़ी में इस समय बहुत ही शानदार सेब की फसल हो रही है, तो इनसे मुलाकात करते हैं। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार। रावत साहब, ये बताइए, आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि हिमाचल है, आप वहाँ के जाने माने बागवान हैं, अब आप उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आए? क्योंकि आप तो हिमाचल तो सेब के मामले में बहुत ज़बरदस्त है और अब आप पौड़ी में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि चलें अब? देखिए, जैसे मैं हिमाचल में ही मेरा जन्म हुआ और वहीं पर सारा नौकरी भी करता था मैं बैंक में जी। और नौकरी के दौरान मुझे ऐसी जगह काम करने का मौका मिला जहाँ पर सेब के बगीचे थे। तो बहुत से लोगों के वहाँ सेब नहीं हो रहे थे, तो धीरे धीरे मैं सेब में मैंने स्टडी स्टार्ट करी और मेरा पैशन बन गया। अच्छा, वहाँ फिर हमने डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड लगाया और बहुत से किसानों को वहाँ पर हमने प्रेरित किया मॉडर्न खेती को लेकर, क्योंकि पहले पारंपरिक खेती हो रही थी जी। तो हम लोग वहाँ कैंप लगाते थे फार्मर्स को लगातार 2008 से लेकर 2003 में हमने ज़मीन ली थी वो। तो 2008 के बाद 2016 तक हमने लगातार कैंप्स लगाए वहाँ पर, सेमिनार, गोष्ठियाँ। तो लोग आते थे और प्रेरित होते थे। लेकिन 18 में मुझे अपने गांव आने का मौका मिला। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल के पाबो ब्लॉक में है और मैं जब अपने गांव आया तो मुझे लगा कि भी यहाँ बहुत सी ज़मीन बंजर हो रही है, खेत सब छूट गए हैं, सिर्फ जो गांव के आसपास के खेत हैं लोग उसी में खेती कर रहे हैं। तो फिर दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना यहाँ शुरुआत की जाए, क्योंकि मैं रूट स्टॉक पे काम कर रहा था और रूट स्टॉक का मतलब है जड़। तो मेरी भी जड़ें, क्योंकि यहीं से उत्तराखंड से हैं, तो मैंने कहा जब मैं जड़ में उधर भी काम कर रहा हूँ तो मैं जड़ों में यहाँ भी काम करता हूँ। तो इस तरीके से मैं फिर आया यहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ काम शुरू किया। अपने जो मेरे एक दो भाई थे जो बाहर रहते थे, तो मैंने उनको बुलाया गांव अपने कि भी आप गांव आओ। और मैं अब हिमाचल में तो हम कर ही रहे हैं काम, तो मैं यहाँ पर आपके लिए भी एक बगीचा बनाता हूँ और आप इसको करो। और उसका बनाने का मकसद भी ये था कि उसको देखें, उसमें फल लगे, लोग फल देख के प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, तो मकसद वही था। हिमाचल में आपका कितना बड़ा बाग है और क्या क्या आप हिमाचल में पैदा करते हैं? हिमाचल में जब हमने शुरुआत की थी तब तो हमारे दिमाग में सिर्फ सेब था, क्योंकि सेब की पढ़ाई हमने करी थी। लेकिन धीरे धीरे शुरू में जब हम वहाँ पर आए तो हमें लगा कि सेब को अभी क्रॉप आने में, उसको फल लगने में 4-5 साल का टाइम लगेगा। तो हमने अंग्रेज़ी सब्जियाँ, एग्जॉटिक वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, उस पर काम करना शुरू किया। उस वक्त मैं बैंक में भी जॉब करता था। तो नाबार्ड एक किसान क्लब बनाता था, तो हमने किसान क्लबों को मिलना शुरू किया उनसे। बैंक की तरफ से नाबार्ड के अधिकारी भी हमारे साथ जाते थे और हमने नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर। जैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल में जो सब्जियाँ आती है, ब्रोकली आ गया, लेट्यूस आ गया, इस तरीके की लगभग 19 सब्जियों पे हमने वहाँ काम शुरू किया। और 14 आदमी वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, 14-15 आदमी। और धीरे धीरे हमने एक साल में उसको 350 किसानों तक ले गए। ओके, मतलब आपने सेब के पेड़ लगा दिए, उनके बीच में आपने काम किया? हाँ, तो मैंने काम किया और लोगों से भी काम करवाया। तो लोगों से जो काम करवाया, उस वक्त वहाँ जो प्रोडक्शन थी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल की, जब हमने शुरुआत की थी, लगभग 50-60 किलो के करीब निकलती थी और बस में आती थी वो। तो जब हमने किसानों को मोटिवेट किया, उनको समझाया, और हमने विदेश से भी कुछ लोग बुलाए ट्रेनिंग देने के लिए। और जब 350-400 किसान हो गए तो लगभग जो हमने शुरुआत 2004-05 में की थी वो 2008 में 4 टन में पहुंच गई। 40 किलो से 4 टन में पहुंच गई प्रोडक्शन।
और आज की डेट में अगर लगभग 12-13 के बाद फिर मैंने एग्जॉटिक वेजिटेबल से मैं साइड में हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब सैचुरेशन में आ गई है सब्जी, क्योंकि डिमांड बहुत कम रहती है। लेकिन आज की डेट में वो 20 टन है। तो जब मेरा ये काम चल रहा था तो धीरे धीरे सेब के पौधे भी बड़े होने लगे। हाई डेंसिटी में हम लोग काम कर रहे थे। तो हाई डेंसिटी जो होता है उसमें जो हमारी पारंपरिक खेती होती है, सेब की बागवानी होती है जो, उसमें 1 बीघा यानी कि 4 नाली, अगर उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो 4 नाली में लगभग 25 पौधे आते हैं, 25 से 30 पौधे। तो अब जो ये हम मॉडर्न फार्मिंग, इसमें बहुत क्लोज पौधे लगते हैं। जैसे आप टमाटर के अगर पौधे देखते होंगे, खेत देखे होंगे, तो उतना नज़दीक लगता है। टमाटर का अगर 1.5 फीट लगता है तो ये 3 फीट लगता है पौधा। लाइन की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो 25-30 पौधे लगते थे, उसको वो आपके आ गए एकदम से 250 पौधों में। 10 गुना पौधे बढ़ गए आपके। तो उस तरीके से वो आपके प्लांट बन गए। तो हर पौधे की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है इसमें, और फ्रूट क्वालिटी फिर बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा। इस समय आपके कितने पौधे हैं इसमें हिमाचल में जो आपका? हमारे लगभग 17,000 हाई डेंसिटी में पौधे हैं सेब के, और उसमें सेब के अलग अलग वैरायटी, लगभग नर्सरी भी आपकी? हाँ, नर्सरी भी है। 54 वैरायटी हमारे पास जो हमारे बगीचे में सेब के पौधे लगे हैं। अच्छा। और हर साल हम लगभग 54 वैरायटीज है। हाँ जी, सेब की। और लगभग नर्सरी में जो हम काम करते हैं, नर्सरी में हमारा हर साल लगभग 50-60 हज़ार पौधे रूट स्टॉक पे, क्योंकि हमारा दिमाग में सिर्फ ये था कि रूट स्टॉक पे काम करना है जी, वो करते हैं। उसके अलावा प्लम है, चेरी का बगीचा भी है एक, हाँ। उसी के साथ में, मतलब एक बहुत बड़ा जो हमारा एरिया है उसमें चेरी भी है। अब तो आपने ब्लूबेरी भी? हाँ, ब्लूबेरी भी लगाई है। लगभग 3,000 पौधे हमने इस साल, जो अफ्रीका से संभव। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, अब देखिए इतना हाईटेक आपने हिमाचल में, तो निश्चित सेब के मामले में बहुत हाईटेक है। अब उसके बाद आप पौड़ी आए, और पौड़ी में आपने कहा कि भाई सेब लगाओ। लोगों का रिएक्शन क्या था पहले? क्योंकि जहाँ खेत बंजर हों, लोग पलायन पे ज़्यादा फोकस करते हों, हाँ। 10,000 की नौकरी हो जाए छोड़िए घर को, तो वहाँ आपने कैसे शुरुआती क्या रहा, आपका अनुभव क्या रहा? शुरुआत में जब मैं 2018 में मैंने ये तय किया कि मुझे अपने गांव में आके अपने गढ़वाल के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करना है, तो शुरुआत गांव से की। तो 18 में मैं कुछ पौधे लाया और अपने गांव के कुछ लोगों को वो बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने 2-4 महीने के बाद पता किया तो किसी ने भी पौधे की केयर नहीं करी थी। उन्होंने लगा दिया, फ्री का है, मुफ्त में थे, मुफ्त का है। और अगर उन्होंने लगाए तो वो बिल्कुल ऐसी जगह में लगाया जो बिल्कुल बेकार ज़मीन थी, पानी नहीं दिया, फिर उसको प्रॉपर गड्ढे नहीं बनाए, खाद प्रॉपर नहीं डाली, क्योंकि खाद प्रॉपर नहीं डाली। और जो अच्छी ज़मीन थी, जहाँ मैं चाहता था कि यहाँ मैं एक छोटा सा 100 पौधों का एक ब्लॉक बनाऊँ, तो वो गांव के लोगों को जो लालच होता है कि यहाँ हमारा लहसुन होगा, यहाँ प्याज होगा, नहीं ये ज़मीन ख़राब हो जाएगी हमारी। तो फिर मैंने ये किया कि गांव में कैंप करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपना प्रोजेक्टर ले गए, गांव के लोग को हमने लगभग आधा घंटा गढ़वाली प्रोग्राम दिखाने, कोई मूवी दिखा दी छोटी सी, कोई अपना गाने दिखा दिए, और वो दिखाने, और साथ साथ उसके बाद बीच में एक सेबों का क्लिप चला देना उसमें। ओके। तो एकदम से लाल लाल सेब देख के लोगों का थोड़ा सा धीरे धीरे, तो ये 3-4 दिन हमने प्रोग्राम करते रहे, रोज रात। मतलब उनको गढ़वाली गानों के साथ आपने सेब भी दिखा दिए? सेब भी दिखाते, भैया ये भी है। हाँ। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे एक भाई जो हैं वो दिल्ली रहते हैं, जो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इसमें, पूरे उत्तराखंड में इस्टेब्लिश होने के लिए। तो उनके साथ मिलकर फिर हमने एक छोटी सी एक चक जिसको बोलते हैं, लगभग 150-200 पौधे लगाए वहाँ पर। ओके। तो सारे गांव के लोगों को ही उसमें काम करने के लिए रखा। तो दिन भर उनकी वीडियो भी बनाते थे हम, कोई पानी पी रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई गप्पे मार रहे हैं, कोई दांत दिख रहे हैं, शाम को उसको दिखाते थे, रात को फिर दिखाते थे। उनका सबका इंटरेस्ट बनता था उसको। तो पहले हम 8 बजे उनको आवाज़ लगाते थे कि आ जाओ। तो वो 2 दिन के बाद तो वो हमें 7 बजे से बुलाने लगे, जैसे अंधेरा होता था कि आ जाओ अब ले आओ अपना सारा कुछ। तो वो रात को एंटरटेनमेंट भी चल रहा था, साथ साथ में वो मोटिवेट भी हो रहे थे। और जिस वक्त हमने ये शुरुआत की थी तो हमने मीटिंग करी थी गांव की अपने। तो मैंने उनसे पूछा था कि भी क्या हम लोग सेब करेंगे आप लोग साथ?
तो एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने सपोर्ट किया कि नहीं नहीं यहाँ तो सेब पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, यहाँ पर यहाँ बहुत गर्म है, कीड़ा लग जाएगा। अपनी तरफ से, हाँ, अपने तरफ से जो उनका, लेकिन वो सारे जो प्रोग्राम हमने किए और अब बगीचा लग गया। तो हमारे जो गांव है वो कलोन है, पौड़ी से लगभग 18-20 किलोमीटर है। तो उस गांव में लगभग 40 परिवार अभी भी रहते हैं। तो उन सब लोगों के घरों में एक एक दो दो सेब के पेड़ सबने लगाए हैं अब। और मैं जब भी गांव जाता हूं तो वो मतलब 2-4 आदमी ज़रूर बोलते हैं कि इस साल हमने भी लगाने हैं। कुछ उन्होंने रिजल्ट देखा तो हाँ, रिजल्ट देखा। और जो हमारे भाई ने जिसके लिए हमने बगीचा लगाया था, उनके गांव में सेब हो जाते हैं और वो गांव में बिक जाते हैं। तो गांव में बिकने की वजह से जो उसको खरीदते हैं, वो पैसे का जब लेन देन होता है उसको भी लगता है हाँ, गांव के दूसरे लोग भी देखते हैं यार इसने इतने पैसे के सेब बेच दिए, तो उससे फिर बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। अब अपने उस गांव के जहां आपने बड़े मुश्किल से लोगों को खींचा था, कितने पौधे हैं, कितने? हमारे गांव में लगभग 2500 पौधे हैं। 2500 पौधे लगा दिए? हाँ जी। गुड। उसके बाद फिर औरों का क्या रहा, जहाँ आपने इतने वो लगाए उनका क्या था, और गांव के लोग या? हाँ, तो हमारा एक जो गांव है कलुन, इसने अपने 200वीं वर्षगांठ मनाई थी 2022 में। ओके। तो उस दिन हमने मिलजुल के वो सारा प्रोग्राम किया था गांव के सब लोगों ने। तो मैंने सब गांव के लोगों को ये कहा था कि भी जो आदमी मुझे गड्ढे दिखा देगा बना के, क्योंकि मुझे शक ये था कि ये बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको ये कहा कि जो आप गड्ढे बनाएंगे, साइज़ बता दिया उनको, 2x2 या 3x3 के गड्ढे। अगर आपने अखरोट का पौधा लगाना है तो 3x3 का। उस गड्ढे के साथ आपको गोबर भी रखना है, सड़ा हुआ गोबर। तो जो जितने गड्ढे बताएगा उसको मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पौधे दूंगा। और पौधे भी हमारे, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो टर्की से हम इंपोर्ट करते हैं, विदेश से। तो वो पौधे भी महंगे, लगभग 1500-1800 का पौधा होता है। हाँ। तो उसमें उत्साहित होकर कुछ लोगों ने तो 30-30 गड्ढे कर दिए, और बड़े बड़े। उन्होंने कहा 1500 का पौधा मिल रहा है। हाँ, तो जब मैं गया देखा मैंने, तो बाद में मुझे भी लगा यार ये तो बहुत गड्ढे हो गए। लेकिन क्योंकि कमिटमेंट की थी तो फिर सबको वो दिया। तो अपने गांव में हमने सेब से शुरुआत की थी, फिर अखरोट भी लगाया, अंगूर भी लगाया, पलम भी लगाया, खुमानी भी लगाया और कीवी भी लगाई। अपने गांव में? अपने गांव में। फिर बाहर जो आप बाहर फैले, इतने बाग आपने लगाए 80, उनमें कौन लोग थे जिन्होंने ये आगे बढ़ के? हाँ, ये जब मैं 18 में मैंने अपने गांव में काम किया था, तो मैं अपने घर के, मतलब अपने हिमाचल का जो हमारा घर था, हमारा बगीचे का जितना काम संभालती है मेरी धर्मपत्नी संभालती है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने गांव में पौधे लगाना चाहता हूँ, तो अगर तो हम नर्सरी के पौधे ले जाएंगे तो ये 2 साल लगेंगे इसको फल देने में। तो हमारे जो फलदार पौधे हैं, मैं इनको उखाड़ के अगर ले जाऊँ तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? तो लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि जितने भी आपने लगाने हैं तो 50% आप उखाड़ के अपने, कोई भी आदमी नहीं, मतलब ऐसा साहस नहीं करता, फलदार पौधे, खास तौर पे बागवान, बिल्कुल अपने फलदार को उखाड़ के ले जाए, उखाड़ के दे दें। तो वो पौधे जब आए तो जिस साल लगे उसी साल उसमें फल आ गया, क्योंकि उसी फलदार ऐसे भी थे। हाँ, तो उसी साल फल हुआ तो और लोग भी प्रेरित हुए। तो उस वक्त पौड़ी गढ़वाल में डीएम जो थे वो धीराज गर्ब्याल जी थे। तो उनको भी पता चला, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि हम लोग कैसे यहाँ पर बागवानी को डेवलप कर सकते हैं, खास तौर पे जो आपकी ये जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, सेब के बारे में। तो हमने चर्चा करी, तो हमने उनको कहा कि एक तो फार्मर्स को, जो भी आपके यहाँ किसान हैं जो बागवान बनना चाहते हैं, उनको एक एक्सपोजर आप विज़िट लगवाओ हमारे फार्म में हिमाचल में। और हिमाचल वो जुलाई के महीने आए जब वहाँ सेब लगा होता है, ताकि देखें कि सेब। हाँ, तो अभी जैसे आजकल बगीचे का रंग हरा है और जुलाई में जब सेब टूटने से पहले लाल हो जाता है, तो बगीचे का रंग भी एकदम से लाल बन जाता है। तो उस तरह से लगभग उन्होंने 80 आदमियों को हिमाचल भेजा 19 में। आपके फार्म में? हमारे फार्म में 80 आदमी जब हिमाचल आए, तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी, जो हमने एक रोड मैप तैयार किया था, तो उसमें पहला था कि हम पहले यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हर ब्लॉक में जाके किसानों को एक छोटा सा एक्सपोजर देंगे वीडियो के माध्यम से, कुछ बता के
और कुछ अपने वीडियोस प्रोजेक्टर से चला के, तो उससे हमारी छंटनी होती गई। जैसे एक प्रोग्राम में अगर 60-70 आदमी आते थे तो 1-2 आदमी की तलाश होती थी हमें कि इस ब्लॉक में हमें 1-2 कोई आदमी मिल जाए, 1-2 एक्टिव आदमी मिलेंगे, एक्टिव आदमी मिल जाए। तो उस तरीके से हम लोग हमें मिलते गए। वो छंटाई होती रही, अगले में कम आए कर, बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत एक्टिव हैं वही रहे होंगे बाद में। हाँ, तो जो हमारे डीएम थे उनका एक ये भी था कि भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी बने और एक हाई डेंसिटी जो ऑर्चर्ड हम खुद भी बनाए। तो एक सरकारी फार्म है धुमाकोट में, तो उन्होंने हमें वो कहा कि भी आप इसको भी डेवलप करो। तो उसमें लगभग 2100 पौधे हमने लगाए हैं। तो वो बनने के बाद भी उस इलाके के जो लोग हैं वो वहाँ आके देखते हैं और उनको भी लगता है कि हमें करना चाहिए। तो एक्चुअली सेब के बारे में अगर हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी आंखों से देखें, आंखों से रिजल्ट देखें, आंखों से देखें वो। तो जब वो रिजल्ट देखते हैं, सेब देखते हैं और सेब की कीमत वो दिमाग में अपना डालते हैं कि यार ये बाजार में जो 40-50 रुपये, और फिर एक साल में हो गया हाई डेंसिटी के, हाँ, एक साल में हो जाता है। तो जब वो देखते हैं कि एक सेब का दाना बाजार में 40-50 रुपये का मिल रहा है और वो पेड़ के पास जाते हैं और गिनते हैं उसको, तब एकदम से कैलकुलेशन करते हैं और अपने खेत भी देखते हैं, हमारे पास खेत भी है, हमारे पास इतना खेत है, इतने पौधे हमारे लग सकते हैं। तो उस तरीके से ये मतलब हमारा चल पड़ा। तो हमने लगभग 80-82 के करीब किसानों के साथ मिलके, हाँ, किसानों के साथ मिलके लगभग कितने पौधे होंगे पूरे इसमें? देखो, कुछ कमर्शियल ऑर्चर्ड भी हैं हमारे, तो वो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। तो अगर मैं उनको साइड में निकाल दूं, क्योंकि वो लाखों में है। कमर्शियल ऑर्चर्ड, कमर्शियल मतलब पौड़ी में? पौड़ी में नहीं, हमारे जैसे नैनीताल में है। हाँ, नैनीताल में है या अपना मतलब उत्तराखंड में है ना? उत्तराखंड में है। तो अगर वहाँ देख लें तो लगभग 50-60 हज़ार के करीब हमने पौधे लगाए हैं। मतलब 18 से आपने शुरू किया। हाँ जी। बीच में कोविड भी रहा, उसमें तो डिस्टर्ब ही रहे होंगे। कोविड के टाइम में हम लोग, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हम लोग धुमाकोट में जो पटेलिया फार्म है वहाँ काम कर रहे थे। और हम फंस गए वहाँ पर कोविड के टाइम में। लेकिन हमें इसलिए वो नहीं दुखा कि वहाँ मजदूर भी थे और हम भी थे, सारे काम में फंसे। हाँ, तो हम पूरी टीम वहाँ लगभग 44 दिन हम लोग वहाँ काम किया। तो 44 दिन में हमारा काम भी खत्म हो गया वहाँ पर। तो कोविड के टाइम में वो डेवलप हुआ। हाँ। आपने अभी बहुत शानदार बाग यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनका भी लगाया है जी। तो आपने कैसे मोटिवेट किया या खुद ही वो इंटरेस्ट लिया उन्होंने? नहीं, उनका वो पहले से मोटिवेटेड थे। जब हमने यहाँ 2020 में नर्सरी का तय किया था कि जब 18 में हम अपने गांव आए तो मुझे लगा कि हिमाचल, मेरे फार्म से गांव का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है और मेरा परिवार हिमाचल में है। तो मेरे पास कुछ काम ऐसा हो कि यहाँ भी मैं कुछ काम करूँ। तो फिर हमने यहाँ पर लीज़ में ज़मीन ली और नर्सरी का काम शुरू किया 2020 में। तो जब इनको पता चला तो ये 2020 में हमारे फार्म भी आए थे और बीच बीच में बातचीत होती रहती थी, बोलते रहते थे। लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे पहले। लेकिन 2023 में उन्होंने तय कर दिया कि लगाना है और मुझे ये कहा गया कि अगले साल 24 में हम लोग ये बगीचा लगाएंगे। तो हमारे पास जो हमने यहाँ हमारे नर्सरी है तो हमारे पास कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी है यहाँ पर। तो ये नर्सरी डोईवाला में आपकी? डोईवाला के साथ है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने ऑर्चर्ड लगाना है तो हमारे पास कोल्ड स्टोर है, पौधों को हम कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जब हमारी ज़मीन तैयार होगी तब हम पौधे लगा देंगे। तो ये जो खिरसू के साथ ज़मीन थी, 14 मार्च को फिर मैं वहाँ देखने गया, संभावना की भी यहाँ क्या क्या है, कितनी उसका जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है, वहाँ किस तरह के पेड़ लगेंगे, हाँ वहाँ आसपास किस तरीके का जंगल है, पानी है कि नहीं है। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है किसी भी बगीचे में देखने के लिए वो होता है फेसिंग कौन सी है उसकी। दक्षिण की तरफ ना हो, उत्तर की तरफ सबसे बढ़िया ढाल मानी जाती है। तो वो उत्तर पूर्वी ढाल है, तो वो बहुत अच्छी ढाल थी। ढाल अच्छी। तो मैं वहाँ से 14 तारीख को विज़िट करने के बाद आया, मैंने कहा सब कुछ ठीक है और संभव है वहाँ पर। और जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया तो हमने 28 मार्च से वहाँ काम शुरू कर दिया। 28 मार्च से हमने 2 JCBs मंगाई और खेतों को थोड़ा अपने हिसाब से बनाना शुरू किया। और करते करते हमारा लगभग मई का महीना हो गया। तो मई एंड से हमने फिर प्लान किया कि अब हम प्लांटेशन कर सकते हैं उसमें।
तो हमने जून में वो पौधे लगाने शुरू किए वहाँ पर। तो 2-2 साल के पौधे थे। 1 साल के बाद, मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ, जून में 1 साल होगा उसको, तो मार्च में हमने ये तय किया था कि पौधे, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे 10-10 फल लें। लेकिन इस बार जब मैं गया, पौधों की जो पत्तियां देखी, जिस तरह की उसमें ग्रोथ है, और मतलब मुझे लगा कि ये हमारी जो प्रकृति है यहाँ की, वो पूरा सहयोग दे रही है उन पौधों का। और जितने बड़े बड़े पत्ते मैंने मतलब इस बगीचे में देखे, उतने बड़े पत्ते हमारे हिमाचल में भी नहीं आते। तो मतलब उससे मैं बहुत ज़्यादा, जब मुझे कॉन्फिडेंस बना, तो मैंने तय किया कि मैं 10 दाने ना लेकर इनमें से 20 दाने लूँगा पहले ही साल। हाँ, पहले साल में। तो इस बार हमारा टारगेट यही है कि हर पेड़ से लगभग 20 और किसी से 25 भी हम लेंगे पहले साल। पहले साल में, हाँ जी। आपने फल, और आपको क्या हिमाचल के और यहाँ के क्या सॉइल में या उस पे एटमॉस्फेयर में क्या क्या अंतर आप पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, हिमाचल ही में सब होता है। नहीं, और आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ के पत्ते जो थे वो बेटर हैं हिमाचल से। देखिए, हिमाचल की जो ज़मीन है जहाँ सेब के बगीचे लगते हैं, वहाँ बहुत पहले से बगीचे लग चुके हैं। तो अब दूसरी जनरेशन में बगीचा आएगा, तो जो सेब के पुराने पौधे, जो हमारे पारंपरिक पौधे थे, उन्होंने पूरा जो न्यूट्रिशन है वो खींच लिया है। और हमारी उत्तराखंड की जो ज़मीन है वो वर्जिन सॉइल है। वर्जिन सॉइल है बिल्कुल। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, प्लस पॉइंट है उत्तराखंड के लिए। लेकिन एक जो दूसरा है कि अगर हम यहाँ की ऊंचाई 6000 लें, तो हिमाचल के बगीचे का जो टेम्परेचर है, तो वो लगभग हिमाचल में 5200 या 5300 मीटर की हाइट, फीट की हाइट पे जो वो टेम्परेचर है। हाँ, वो टेम्परेचर है। तो ये गर्म है, ये थोड़ा गर्म है। हाँ, ये गर्म है। हिमाचल को अगर कश्मीर के साथ देखते हैं हम, तो कश्मीर में भी लो हाइट जितनी है, लेकिन टेम्परेचर उनका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट ये है कि सेब का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा ग्रो बढ़ता है एकदम से। तो अगर हम थोड़ा सा सावधानी से उसमें न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर डालें, तो हम लोग यहाँ जुलाई में अपना सेब को निकाल सकते हैं। उत्तराखंड में जिस एरिया में हम लोग ने ये बगीचा लगाया है, जुलाई में बगीचे से सेब निकालने का मतलब है कि खाली मार्केट में सेब भेजना। और खाली मार्केट में जब सेब जाता है, अच्छे होते हैं। हाँ, तो आपकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी ना भी हो, तो भी तब भी रेट ठीक, बहुत अच्छा रेट आपको मिलेगा। और हिमाचल का जो सेब है वो लगभग जुलाई में वो भी शुरू होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सितंबर में ही शुरू होता है। हाँ, तो सितंबर में उनका ज़्यादा अच्छा सेब होता है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में फिर कश्मीर चल पड़ता है। तो भले ही कश्मीर में जो सेब हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उस वक्त मार्केट में इतना ज़्यादा सेब होता है कि उनको बहुत अच्छा रेट नहीं मिल पाता वहाँ के किसानों को। तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ गर्मी का, उत्तराखंड में गर्मी का एक प्लस पॉइंट है कि सेब पहले आ जाएंगे। हाँ, जब मार्केट में उसकी खाली होगा, हाँ, रेट अच्छे मिलेंगे। लेकिन गर्मी का एक नुकसान भी है, क्योंकि जितना टेम्परेचर गर्म रहेगा तो उसमें कीड़े से भी हमारे को पौधे की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अब लग रहे हैं, तो हर साल हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ के लिए एक किताब एक बनाए, छोटा सा एक बुकलेट बनाए, और लोगों को गाइड हमने बनाए, लिटरेचर बनाए, जो बांटते भी रहते हैं लोगों को कि किस तरीके से वो अपनी केयर कर सकते हैं, कीड़ों से बचा सकते हैं। तो आपने अपने हिमाचल के बाग से फलदार पौधे निकाले, यहाँ लगाए, सिर्फ इसलिए कि लोग देखें कि फल कैसे होते हैं, और आपका मुझे लगता है ये काम भी कर रही है। बिल्कुल, कितने लोग जो है, हाँ, बिल्कुल मोटिवेट हुए हैं। देखिए, आपने कोई भी काम करना है, जब मैंने सेब की पढ़ाई शुरू की थी, तो पहले सेब के बारे में पढ़ना शुरू किया कि सेब की शुरुआत कब हुई। वैसे तो आदम और ईव जब धरती बनी, उसी वक्त से रसा आया कहीं पे। लेकिन जो इसका एक लिटरेचर मिलता है वो है कि कजाकिस्तान में सबसे पहले सेब होता था। और कजाकिस्तान में भी, कजाकिस्तान की उस वक्त की राजधानी थी आल्मा आता। आल्मा आता का मतलब है फुल ऑफ एप्पल्स, मतलब पूरे सेब ही सेब। और वाइल्ड था, वाइल्ड पूरे जंगल सेब के थे। तो लेकिन वहाँ जब ग्रीक्स गए, रोमन गए, लगभग 3000 साल पहले आज से, तो वहाँ से वो बीज ले आए सेब का, और अपने अपने देशों में आके उन्होंने वो सेब लगाया।
तो धीरे धीरे वो सीखते गए से ग्राफ्टिंग सीखी, ग्रीक्स ने शुरू की थी सबसे पहले, रोमन लेके गए फिर अपना इंग्लैंड में। तो आज जो हम ये खेती कर रहे हैं मॉडर्न रूट स्टॉक के ऊपर, ये इंग्लैंड की देन है। ओके, इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में एक ईस्ट मार्लिंग स्टेशन है, वहाँ उन्होंने रूट स्टॉक पर बहुत काम किया। आप किस किस कंट्री से इनका इंपोर्ट करते हैं, जो लेटेस्ट वैरायटी है, कहाँ कहाँ से आप लाते हैं? हम लोग नीदरलैंड से लाते हैं, मेन जो रूट स्टॉक है वो नीदरलैंड से लाते हैं। ब्लूबेरीज भी वहीं से लाते हैं। उसके बाद फ्रांस हो गया, इटली हो गया और साउथ अफ्रीका। तो ये मेन 4 कंट्रीज हैं। आप हिमाचल से आए, क्योंकि हिमाचल में तो एक कल्चर है बागवानी का, जी। और यहाँ आप पहली बार आए, और खासकर पौड़ी जैसे जगह में, आपका तो रूट वहीं है, पौड़ी जैसी जगह में जहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, तो कभी कभी आपको ये नहीं लगा यार कहाँ फंस गया मैं, मोटिवेट ही नहीं हो रहे हैं लोग, जिसको आ रहे हो भाग जा रहा? कभी ऐसा हुआ कि यार छोड़ो कहाँ? हाँ, देखिए निराशाएं तो जिंदगी में आती रहती हैं, और आदमी वही है कि जो उस निराशा से बाहर निकल जाए। राइट। जब मैंने ये शुरुआत की थी तो मैंने उस वक्त ये सोचा, तय किया था कि 5 साल तो मैं काम करूंगा यहाँ पर, और 5 साल में रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो होता है, ऐसे फेज आते हैं बिल्कुल, जब लगता है कि यार गलत आ गया मैं इधर। ये उत्तराखंड इस समय जो है, जो आपने कहा कि हमारे पास लैंड है, और ऐसी लैंड है जिसमें सारे न्यूट्रिशन है, अच्छा हो सकता है, क्या पॉलिसी लेवल पे हिमाचल और इसमें क्या फर्क आप समझते हैं? देखिए सर, यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन वो किसानों के लिए थोड़ा नेगेटिव चली जाती है। कि जैसे मैंने जो ट्राई किया था मुफ्त में पौधे बांटना, तो वो फलते फूलते नहीं है। बिल्कुल, वो फलते फूलते नहीं है। तो हिमाचल में और यहाँ का अगर मैं एक डिफरेंस बताऊँ तो एक तो जो माइंडसेट है हिमाचल के जो किसान हैं, वो पूरी तरह से तैयार है कि भी हमने अपने लेवल में करना है। वो रिसर्च अपने लेवल में कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ की, नौनी वाली, लेकिन जो किसान है वो अपने लेवल में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जो फार्म है उसमें हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है, तो ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं उसको, इजराइल की तकनीक है वो, इजराइल की तकनीक है। तो यहाँ से बैठ के मैं अगर उसको कमांड दूं तो पानी मेरे अपने सारे पौधों में ब्लॉक बने हैं अलग अलग, तो यहीं से मोबाइल पे कमांड देके, हाँ यहीं से चल पड़ेगा। तो सब्सिडीज़ वहाँ भी हैं। अब जो लोग ले सकते हैं वो लें, और लेकिन जैसे हमने अपने फार्म के लिए तो अभी तक कोई सब्सिडी नहीं ली है वहाँ पर हिमाचल में। तो जब हम एक पौधा लगाते हैं और पौधा हमें पता है कि 700 रुपये का है, और ये मेरी जेब से लगा है, फिर आदमी उसको, और हाँ, तो फिर मैं उसको मरने नहीं दूंगा, उसको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा ये है कि हिमाचल में जब भी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको कमेटीज़ में रखा जाता है, उनसे राय ली जाती है कि बताइए आप क्या क्या चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बागवानी की बनती है तो असली स्टेक होल्डर तो किसान है। राइट। और जब तक आप किसान को मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे, किसान को अपनी मीटिंग में उसको नहीं बताओगे कि बताओ आपको क्या चाहिए, वो जमीन की बात आप तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, नहीं पहुंचेगी, तब तक नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ जो पॉलिसी बनती है वो सेक्रेटेरिएट लेवल में बनती है, और उनको भी मुझे लगता है कि सेक्रेटेरिएट लेवल पे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं जैसे हिमाचल में, जो बागवानी के एक्सपर्ट होते हैं या जिनके अपने बाग है वो सेक्रेटरी होते हैं, अधिकारी होते हैं, मिनिस्टर होता है। यहाँ भी वो कल्चर नहीं आया। हमने जैसे ऑर्गेनिक पॉलिसी बनाई थी हिमाचल में, तो जिस दिन वो मीटिंग थी हमारी मेन कि पॉलिसी को बनाना कैसे, ड्राफ्ट तैयार करना है, तो उसमें 30 मेंबर थे टोटल, और आप यकीन नहीं करेंगे 30 में से 22 मेंबर जो थे वो किसान थे। तो मतलब एक एक पॉइंट हमारा किसान का आ रहा था कि ये भी उत्तराखंड में ये होना चाहिए कि किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी होनी चाहिए। तो राउत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप हिमाचल के प्रगतिशील बागवान हैं, और आपने पौड़ी जैसे जगह में उस बागवानी की गंगा को पौड़ी में उतारा है जहाँ लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा पलायन है, और आप सफल हो रहे हैं। आपने आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के बाग तैयार किए हैं, उनको मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे अगली बार। धन्यवाद।